बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू द कनेक्टेड क्लासरूम्स। आपका नया सेशन है। मैं आपका मैथमेटिक्स का टीचर हूं मिस्टर सुहेल। और आज जो हम शुरू करेंगे वो हम अपने चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, विच इज़ अबाउट द रियल नंबर्स। ठीक है, तो हमारे ये जो मैथमेटिक्स का सेशन होगा ये चैप्टर 1 से लेकर आपकी जो एंड बुक है वहाँ तक चलेगा। और हम हर जो टॉपिक होगा उससे रेलिवेंट एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चंस और जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे वो डिस्कस करेंगे डिटेल्स के साथ। तो आपने क्या करना है कि इन लेक्चर्स को ध्यान से समझना है और साथ अपने जो नोट पॉइंट्स हैं वो आपने लिखने हैं ताकि एग्ज़ाम के हवाले से आपकी हेल्प आउट हो सके। अब सेशन जो स्टार्ट है उसमें चैप्टर से जाने से पहले मैं थोड़ा सा जो पेपर पैटर्न है उस पर आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा कि पेपर बेसिकली किस टाइप का आता है, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, कैसे पेपर आता है, और फिर हम जो अपना सेशन का पहला चैप्टर होगा वो स्टार्ट करेंगे। सो मूव टू दी पेपर पैटर्न। ये हमारा जो आपका पेपर होता है वो इस टाइप का होगा जिसमें आपके 15 मार्क्स के एमसीक्यूज़ होंगे। ठीक है, अब एमसीक्यूज़ जो हैं वो इसमें आपको पता है कि 4 ऑप्शंस होते हैं। आपको बबल को जो है वो फिल करना होता है, जो इनमें से राइट ऑप्शन होता है। और जो ये 15 एमसीक्यूज़ होंगे आपके, ये आलमोस्ट जो हर चैप्टर को एक एक एमसीक्यूज़ करके ये सारे जो चैप्टर्स हैं वो कवर अप होते हैं आपके। अब हम क्या करेंगे, जब हम अपना चैप्टर टॉपिक रीड आउट कर रहे होंगे तो उससे रेलिवेंट जो भी एमसीक्यूज़ एग्जाम्स में प्रीवियस में आए होंगे हम उनको भी डिस्कस करेंगे, और उससे रेलिवेंट जो नए एमसीक्यूज़ बन सकते हैं उस पर भी हम डिटेल से बात करेंगे। तो पहला पार्ट क्या हो गया कि हमारे 15 मार्क्स के एमसीक्यूज़ होंगे, ये हमारा सेक्शन ए होगा। अब दूसरा जो पोर्शन है उसमें क्या होगा, सेक्शन बी। और सेक्शन बी में क्या होगा, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। और वो शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह के होंगे, 9 × 4 यानी कि वो 36 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। अब जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं वो क्या होगा, वो आर का ऑप्शन होता है, यानी कि आप दोनों में से किसी एक को अटेम्प्ट करेंगे। आल्दो जो 10th क्लास के स्टूडेंट जिन्होंने एक दफ़ा 9th के पेपर दे दिए हैं उनको तो आइडिया है कि पेपर पैटर्न किस टाइप का होता है, लेकिन 8th तक चूंकि इस तरह का पैटर्न आपका नहीं आता, तो आर का क्या मतलब होगा कि इन दोनों में से जो आपको क्वेश्चन आता है आपने उसका आंसर करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा आता है तो आप इसको अटेम्प्ट करेंगे, आपके 4 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपको इसका फर्स्ट पोर्शन अच्छे से आता है तो आप इसको अटेम्प्ट करेंगे तो आपके 4 मार्क्स पूरे हो जाएंगे। लेकिन आप दोनों को जो है वो एट अ टाइम अटेम्प्ट नहीं करेंगे, इन दोनों में से आपने किसी एक को अटेम्प्ट करना है। और जो चॉइस है वो इसी तरह की ही बनेगी कि बेसिकली ये टोटल जो है वो 18 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। 18 में से आपने 9 अटेम्प्ट करने हैं, बट हर एक के जो 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसमें से आपने एक लाजमी अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई से भी जो 9 है वो अटेम्प्ट करेंगे, नो, हर एक का जो एक शॉर्ट क्वेश्चन है वो आप अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, अब जिस तरह ये पहला क्वेश्चन है दैट इज़ अबाउट द लॉग, और इसी के सामने है कि आपने सिंप्लीफाई करना है एक्सपोनेंट्स के लॉज के मुताबिक, तो जो आपको बेहतर आता है, अच्छा आता है, आप वो अटैम्प्ट करेंगे। अगर आपको खुदा ना खास्ता दोनों नहीं आते तो फिर आपका ये जो पहला 4 मार्क्स होंगे वो आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, आई होप कि जो शॉर्ट क्वेश्चन का क्राइटेरिया होगा वो आपको क्लियर होगा। और ये टोटल कितने होंगे, ये 36 मार्क्स होंगे, 15 के आपके एमसीक्यूज हो जाएंगे। अब हम मूव करते हैं अपना जो थर्ड पोर्शन है उसकी तरफ, कि उसमें क्या चीज़ें होंगी। सेक्शन जो सी होगा वो आपका 24 मार्क्स का होगा, और इसमें आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। एक जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो आपका 8 मार्क्स का होगा, और इसमें भी जो चॉइस होगी वो इसी तरीके से होगी कि आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 2 में से आपने एक अटैम्प्ट करना है। जो आपका प्रीवियस पैटर्न था उसमें ये था कि आपके 5 टोटल जो है वो लमसम क्वेश्चंस होते थे, उसमें आपने 3 अटैम्प्ट करने होते थे। बट अब जो न्यू पैटर्न है उसके मुताबिक आपकी जो चॉइस है वो इस तरीके से है कि दोनों में से आपको एक जो है वो मस्ट अटेम्प्ट करना है। और ये कितने मार्क्स के हो जाएंगे, ये आपके 24 मार्क्स के 3 लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल पहला है कि आपने एवेल्युएट करना है लॉज ऑफ लॉग के बारे में, और या आपने इसको जो है वो परफेक्ट स्क्वायर से शो करना है। ये 8th में भी इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, आप जो स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों में से आप एक अटैम्प्ट करेंगे। इसी तरह जो सेकंड आपका लॉन्ग क्वेश्चन है कि आपको 2 दी हुई हैं, इनमें से आपको ये एक अटैम्प्ट करेंगे, एंड सेम इज़ द केस विद थर्ड वन। तो ये 24, 36 और 15 ये मिल के आपके 75 मार्क्स जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो ये था हमारा ब्रीफ अबाउट द पेपर कि आपका पेपर पैटर्न किस तरीके से होगा। अब आप इसी को मद्देनज़र रखते हुए, इसी को जहन में रखते हुए
हम अपने जो सारा चैप्टर्स होंगे उनको हम रीड आउट करेंगे, ताकि पहले आपको पेपर्स का आइडिया हो कि पेपर में किस तरीके से क्वेश्चनिंग आती है, किस तरीके से पूछा जाता है। अब हम मूव करते हैं अपना जो चैप्टर है, अपना जो पहला चैप्टर है सेशन का, उसके बारे में, और वो है हमारा रियल नंबर के बारे में। पहला चैप्टर अबाउट द रियल नंबर। आपका जो बुक का पेज है वो है 5। अब अपना जो 5 पेज है उसको ओपन कर लें। उसमें जो भी डिटेल्स होंगी चैप्टर के हवाले से, टॉपिक के हवाले से, हम उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर से पहले अगर हम बात करते हैं तो वो हम बात करते हैं नंबर्स के बारे में। अगर हम नंबर्स को ज़रा आसानी से हम डिफ़ाइन करें तो क्या चीज़ होगी कि जो हमारे पास काउंटिंग के लिए कोई चीज़ जो है वो यूटिलाइज होती है तो वो हम उसको नंबर्स का नाम दे देते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज 1 2 3, इस तरीके से सारी जो हम नंबरिंग करते हैं। ठीक है। अब आप अपना जो नेक्स्ट पेज है इसमें जो थोड़ी बहुत डिटेल लिखी हुई है कि इसमें अब जो नंबर्स थे ना, अब नंबर्स की जो ब्रॉडर डेफिनेशन की गई थी उसमें फिर इन सिर्फ जो नंबर्स थे ना उनको शामिल नहीं किया गया, उसमें नेगेटिव जो नंबर्स हैं उनको भी डिस्कस कर लिया गया, रियल नंबर्स को, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, रैशनल, इर्रेशनल, तो इन सारों को मिला के एक ब्रॉडर यानी कि एक बड़ी जो डेफिनेशन है वो बना दी गई कि नंबर्स के अंदर इन सारों को मजमूआ बना दिया गया, इकट्ठा कर दिया गया। और इन सारों के अंदर जो जो डिफरेंसेस थे, जो जो अलहदगी थी, जो जो इनके दरमियान कॉमन पॉइंट्स थे, जो अलग पॉइंट्स थे, उन सारों को डिटेल से अलग डिस्कस किया गया और फिर अलग सेट से या अलग नाम से इनको डिफाइन कर दिया गया। अब फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, रियल नंबर्स हैं, उनकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, रैशनल और इरेशनल, उनकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। अब आ जाए पेज 2 पे, तो वहाँ पे है कि हिस्ट्री ऑफ द रियल नंबर्स, कि ये जो नंबर्स हैं वो उनको कैसे जो है ना वो एवेल्यूएट कैसे हुई। तो अब पहले क्या था कि एक इसकी जो नंबर्स की एग्जांपल है, यहाँ पे एक शेफर्ड ने जो है वो यूटिलाइज़ किया था, कैसे कि वो पेबल्स को यूज़ करता था अपनी जो वो बकरियां वगैरह चराया करता था, तो उसके लिए वो जो पत्थर के ना टुकड़े होते थे उससे वो डिफ़ाइन करता था कि आज मैं लेके गया हूँ। फॉर एग्जांपल उसके पास एक बड़ा झुंड था बकरियों का, तो वो काउंटिंग के लिए पत्थर यूज़ करता था कि इतने पत्थर हैं तो मतलब मेरी इतनी बकरी हैं, तो वहाँ से इसका जो है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एवेल्यूएट हुआ। फिर उससे अगर आगे चले जाएं तो सुमेरियंस जो थे उन्होंने फर्स्ट टाइम इसको जो है वो यूटिलाइज़ किया था नंबर्स को। आल तो ये तो जो है वो थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री है, आप इसको रीड आउट करेंगे कि नंबर्स कैसे एवेल्यूएट हुए। एंड अगेन फिर आगे जो है वो बेबीलोनियंस हैं, उन्होंने इनको जो है वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशंस दी थी, फिर ग्रीक्स ने कुछ कंट्रीब्यूशंस दी थी, और आप फिर रोमन्स जो हैं वो कंट्रीब्यूशन कुछ दे गए थे। जिस तरह आप रोमन्स के अंदर अपनी जो वर्डिंग्स हैं उनको लिखते हैं, मिसाल के तौर पे वो अपना जो 5 है उसको क्या कहते होते थे, वो अपने 5 को V से रिप्रेजेंट करते थे। इसी तरह अपना जो 10 था उसको X से रिप्रेजेंट करते थे। तो वो एक पूरा जो नंबर्स का सिस्टम था वो रोमन्स में चला गया था। जिस तरीके से आप नंबर्स को लिखते हैं, आम रूटीन में आप यूटिलाइज करते हैं, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, ये रोमन्स जो वैल्यूज थी उनका कॉन्सेप्ट आ गया। तो ये थे हमारी जो इनकी थोड़ी सी नंबर्स की हिस्ट्री, उसके बारे में हमने बातचीत की है। अब हम आगे मज़ीद इसको जो है वो देखते हैं कि इसमें मज़ीद क्या क्या चीज़ें हैं। आप अपना जो पेज है वो उसको 8 पे ले आएँ। वहाँ पे है कि डिस्कवरी ऑफ द ज़ीरो, कि ज़ीरोज़ की जो डिस्कवरी है वो कैसे हुई, किसने पहले इसको यूटिलाइज़ किया था। तो जो ज़ीरो की डिस्कवरी का क्रेडिट है वो इंडियन जो मैथमेटिशियन था 7th सेंचुरी में ब्रह्मा गुप्ता, उन्होंने जो है वो इसको सिफर का जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने दिया था। और आल दो जो मैथमेटिक्स के अंदर मुस्लिम जो मैथमेटिशियंस हैं, अब जिस तरह अबू मूसा अल ख्वारिज़मी हैं, उनकी भी काफ़ी सारी कंट्रीब्यूशन है। और यही जो ब्रह्मा गुप्ता थे इन्होंने ही डी मैथ्स का जो रूल है उसको डिफ़ाइन किया था, यानी कि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और जो सब्सट्रैक्शन थी उसका भी जो कॉन्सेप्ट है उसको भी इन्होंने डिफ़ाइन किया था। और फिर इसी तरह ज़ीरो जो था वो यूरोप के अंदर भी इवाल्व होता गया कि वो जो फेबोनाकी जो थे उन्होंने देखा था कि जो अरेबिक्स हैं ये इसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो इसी तरह ये यूरोप के अंदर भी इसका कॉन्सेप्ट किया। फिर उससे आगे जो हैं वो चाइनीज़ जो थे उन्होंने नेगेटिव जो नंबर्स हैं उसके बारे में डिस्कशन दी। अब नेगेटिव नंबर्स यानी कि ये तो पॉजिटिव तो हो गया 1 2 3, अब उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो माइनस में होते हैं, नेगेटिव में होते हैं, तो फिर उन्होंने उसका कॉन्सेप्ट दिया। उससे फिर आगे जो है ना वो इंटीजर्स बने थे। जिस तरह अब इंटीजर्स होते हैं उसका सेट आल तो आगे हम इस पर डिटेल से बातचीत करेंगे कि जिसमें पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं।
और फिर इससे आगे हम चले जाएं तो फिर एक रैशनल नंबर्स का कंसेप्ट आता है। पैथागोरस से आप सारे लोग जो हैं वो वाकिफ़ हैं। पैथागोरस जो थ्योरम है वो आप यूटिलाइज़ करते हैं। तो उसने कुछ फ्रैक्शंस को यूटिलाइज़ किया था। अब फ्रैक्शंस यानी कि 4/5, 3/5, तो ये जो फ्रैक्शंस थी ना, वहाँ से फिर एक जो है वो रैशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, अब रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं हम यहाँ पे उनको डिफाइन करते हैं और फिर हम आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। अब रैशनल नंबर कौन से होते हैं जिनको हम जो है वो P/Q की फॉर्म में लिख सकें। P/Q की फॉर्म मतलब क्या है कि जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें। अब फ्रैक्शन में क्या होता है कि आपके पास दो चीज़ें हैं, एक आपके पास न्यूमरेटर हो गया और एक आपके पास डिनोमिनेटर हो गया। तो इसमें ये जो डिनोमिनेटर है इसको एक तो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब आप वैसे जो जनरल डेफिनेशन यूज़ करते हैं वो कि रैशनल नंबर्स कौन से नंबर होंगे जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें, लेकिन जो एक प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या होगी इस रैशनल नंबर्स की कि जो क्या हों नंबर्स टर्मिनेटिंग हों। ठीक है, टर्मिनेटिंग हो और दूसरा क्या हो रेकरिंग हो। अब इसको हम दो वर्ड्स जो हैं इनको इन्वॉल्व करते हैं कि टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है जो खत्म होने वाले हों, ठीक है, या फिर क्या हो जो रेकरिंग हो। रेकरिंग का क्या मतलब होता है पॉइंट के बाद जो रिपीट हो रहे हो। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका 8th क्लास में भी है तो आप इससे अवेयर होंगे। हम मजीद थोड़ी सी इस पर बातचीत कर लेते हैं कि या तो क्या हो वो ख़त्म हो रहे हों यानी कि पॉइंट के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे तो उसको भी हम क्या कहेंगे कि वो हमारे रैशनल नंबर हैं। लाइक हम डिफाइन करते हैं 3 और 4 को। 4 है टेबल नहीं जाएगा, यहाँ पे 0 लगाएंगे, ऊपर हमारा पॉइंट आ जाएगा। 4 7s are 28, यहाँ पे 2 रहेगा। 4 5s are 20। तो ये क्या हो गया, ये जो 3/4 है ये हमारे पास रैशनल नंबर आ गया। अब दूसरी जो चीज़ है वो है रेकरिंग के बारे में, यानी कि जो रीअकर हो रहे होंगे, बार बार रिपीट हो रहे होंगे। उसकी एग्जांपल कैसे है, अब जिस तरह 1/9 है, अब इसको हम अगर डिवाइड करें तो 9 अगेन 0.9 1s are 9, तो 9 1s are 9। तो ये इसी तरीके से आपका जो 1 है वो रिपीट हो रहा है तो हम क्या कहते हैं कि ये जो 1/9 होगा ये भी हमारा रैशनल नंबर होगा। ठीक है, आई होप आपको जो रैशनल्स होंगे वो क्लियर होंगे। ब्रॉडर डेफिनेशन आपको बता दी है कि जिसमें टर्मिनेटिंग हो या रेकरिंग हो और जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके वो आपके रैशनल बन जाएंगे। अब आगे आ जाते हैं इररेशनल। तो जिस तरह रैशनल नंबर डिफाइन होते गए तो इन्हीं के जो पैथागोरस थे इनके एक फॉलोअर थे हिप्पासस, उन्होंने कुछ जो है ना वो आइसोसेलेस जो ट्रायंगल थी ना उससे वो राइट एंगल बना के तो जो उसका हाइपोटेन्यूज था वो निकाल रहे थे। अब जब उन्होंने हाइपोटेन्यूज को निकाला इररेशनल, तो जब उन्होंने हाइपोटेन्यूज को निकाला तो वो जो आंसर था वो स्क्वायर रूट में आ गया था। जब स्क्वायर रूट में आंसर आ गया तो फिर उन्होंने कहा कि यह P/Q की फॉर्म में तो नहीं लिखा जा सकता, तो फिर उन्होंने उसको रैशनल की बजाय इररेशनल का नाम दे दिया था। ठीक है, कि अब सारे के सारे अंडर रूट्स जो सिंप्लीफाई ना हो सकें वो सारे क्या बन जाते हैं, इररेशनल बन जाते हैं। अब इसकी जो डेफिनेशन फर्दर हम करते हैं कि वो क्या हों, वो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग हो, वो ख़त्म ना होने वाले हों, और दूसरा क्या हो कि नॉन रेकरिंग होंगे। ये दो चीज़ें उनमें आ जाएंगी क्योंकि इसी में एक डेफिनेशन आती है। अब जिस तरह आप लिखते हैं पाई की वैल्यू, अब पाई की वैल्यू आप कह सकते हैं कि ये तो 22/7 है, ये तो फ्रैक्शन की फॉर्म में P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो ये रैशनल क्यों नहीं है। उसकी रीज़न कि वो ये जो डेफिनेशन का ये वाला पार्ट है नॉन रेकरिंग, इसको वो फॉलो नहीं कर रहे। क्यों, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो इसका जो आंसर है वो कुछ इस तरह का आएगा 3.141517 एंड सो ऑन। तो ये नॉन रेकरिंग बनती है जिस वजह से हमारा जो पाए होगा वो इररेशनल होगा। या एमसीक्यूज में एक पूछा जाता है कि ई जो है जिसकी अप्रॉक्सीमेट हम वैल्यू लेते हैं 2.7183, आल्दो ये वैल्यू आगे चलती जाती है लेकिन हम यही वैल्यू यूज़ करते हैं, तो ये भी क्या होगा, ये भी इररेशनल होगा।
इसी तरह मैंने √2 लिखा है, √2 को अगर आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो वो 1.12 कुछ इस तरह से आगे वैल्यू चलती जाएंगी। आप कैलकुलेटर से इसको निकाल के अभी आपके पास है तो आप उसको चेक करें कि वो आंसर किस फॉर्म में दे रहा है, नॉन रेकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सारे के सारे अंडर रूट्स जो होते हैं जो कि सिंप्लीफाई ना हो सके। अब अगर आपके पास MCQs आ जाता है कि √4 है, क्या ये रैशनल है या इररेशनल है, तो ये रैशनल है। क्यों रैशनल है कि √4 का तो जो आंसर है वो 2 बन जाता है। तो सारे के सारे ऐसे अंडर रूट्स जो कि हल ना हो सके फर्दर, वो क्या कहलाएंगे, वो इस इररेशनल की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये थे हमारे इररेशनल नंबर्स। अब जो रैशनल्स थे उनको हम Q से डिफाइन करते हैं और जो इररेशनल्स हैं उनको हम Q' से डिफाइन करते हैं, और इन्हीं का मिलाप जो होता है, यानी कि इन्हीं का जो यूनियन है, जो कि आप 8th क्लास में भी आप यूनियन और इंटरसेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उससे अवेयर हैं, इन दोनों को अगर हम मिला दें तो वो बन जाते हैं रियल नंबर। यानी कि रैशनल और इररेशनल का जो सम होगा वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका रियल नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप अब आपको जो चैप्टर का नाम है वो आप अवेयर हो गए हैं उससे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, नंबर्स कैसे यूटिलाइज होते हैं, कौन कौन से हैं, रियल नंबर्स क्या हैं। अब इससे आगे फर्दर मजीद क्या आ जाती है कि नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन यानी कि एक लाइन के ऊपर नंबर्स को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो हम लाइन के ऊपर नंबर्स को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं कि ये हमारे पास एक हमने लाइन लगा दी है, सेंटर में इसका यहाँ पे हम 0 जो है वो लिखते हैं, और इसकी जो लेफ्ट साइड है उसमें हमारे पास नेगेटिव नंबर्स हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये आगे चलते जाते हैं टिल माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी एज ए सिंबल हम यूज करते हैं कि जो लामतनाही ना खत्म होने वाली चीज के लिए यूटिलाइज होता है। अब इसी तरह इसकी जो राइट साइड होगी उसमें क्या आएगा, उसमें आपके पास पॉजिटिव डिजिट्स आएंगे और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चलते जाएंगे। तो ये क्या चीज हो गई, ये हमारे पास रियल लाइन हो गई जिसके ऊपर हम अपने नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब फिर क्या हो गया कि नंबर्स रिप्रेजेंट भी हो गए। अब आ जाते हैं इनकी प्रॉपर्टीज पे कि ये जो रियल नंबर्स हैं ये कैसे बिहेव करते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। यानी मतलब क्या है इनका कि ये ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे होंगे, प्रॉपर्टीज। ठीक है, कि ये जो रियल नंबर्स होंगे इन पे कौन कौन से जो हैं वो एक्शंस किए जा सकें, तो ये कैसे बिहेव करते हैं। और ये आपका जो बुक का पेज है ये है पेज नंबर 10। हम कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करेंगे और फिर यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर होगा, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे। अब रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ में पहली लिखी हुई है क्लोजर, दूसरी है कम्यूटेटिव, तीसरी है एसोसिएटिव, फोर्थ वन आइडेंटिटी और इनवर्स। आप इससे काफ़ी अवेयर भी हैं, 8th क्लास में भी ये चैप्टर के अंदर डिफाइन हुई हैं। क्लोजर जो है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट आप उसको कह सकते हैं या डिफरेंट है। जो बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो ज़्यादा यूटिलाइज होती हैं, फार्मूलाज भी उनके यूज़ होते हैं और MCQs में भी उनसे रेलिवेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम समझते हैं उसको कि ये जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है ये क्या होती है। मैं एक आसान तरीके से आपको एक सेट लेके डिफाइन करता हूँ, और ये 2 तरीके से होती हैं, एक एडिशन के रेफरेंस से होती हैं, एक मल्टीप्लिकेशन के रेफरेंस से होती हैं। अगर हमारे पास एक सेट है नेचुरल नंबर्स का 1 2 3 जो कि आगे चलता जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है, अगर कोई हम इसके 2 डिजिट्स को ऐड करें और वो इस सेट को बिलोंग करे तो हम कहेंगे कि इस सेट के अंदर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो होल्ड करेगी। अब A फॉर एग्जांपल है 1, B फॉर एग्जांपल है 2, अब इन दोनों को ऐड करें आंसर क्या आएगा 3, उस सेट को बिलोंग करेगा। इसी तरीके से कोई भी 2 डिजिट आप ले लें, यानी कि उस सेट के अंदर जितने भी डिजिट होने चाहिए उन सारों में से अगर कोई से 2 लिए जाएं और उनको ऐड किया जाए वो सेट को बिलोंग करेंगे, तो वो उस सेट के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। अब विद रिस्पेक्ट टू अगर हम मल्टीप्लिकेशन पे बात करें तो यही हमारे पास अगर सेट है और इसके कोई से 2 डिजिट आपस में मल्टीप्लाई करें और वो इस सेट को बिलोंग कर जाए तो हम कहेंगे कि इस सेट के अंदर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो होल्ड कराती है। तो ये हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट। दूसरा है हमारे पास कम्यूटेटिव का कॉन्सेप्ट।
कम्यूट करना, मतलब दो नंबर्स की बात हो रही है, उसका जो फार्मूला है वो क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की बात करेंगे तो अगर a प्लस बी प्लस ए के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि हमारा जो कम्यूटेटिव लॉ है वो किसी भी सेट के अंदर होल्ड करता है। और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो a डॉट बी को b डॉट ए के इक्वल होना चाहिए। अब a का मतलब क्या है, कोई भी डिजिट, b का मतलब क्या है, कोई भी डिजिट। अगर हम इसी तरह नंबर यानी कि नेचुरल नंबर का ही सेट ले लें 1 2 3 अप टू सो ऑन, और a मैं कहता हूं कि सपोज 1 है और b मैं कहता हूं कि मेरे पास 2 है, अब दूसरी साइड पे 2 प्लस 1 तो 3 इज इक्वल टू 3, मीन्स नेचुरल नंबर में कम्यूटेटिव लॉ जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करता है। और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होगा कि उन्हीं दो नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उससे क्या होगा कि अगर वो आंसर दोनों साइड्स के इक्वल आ रहे हैं तो उसमें कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगा। तो ये हो गया हमारे पास कम्यूटेटिव। अब हम आ जाते हैं थर्ड वन विच इज एसोसिएटिव। अब सेम केस होगा, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होगा, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होगा। तीन नंबर्स की बात हो रही है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, यानी कि ये जो ब्रैकेट्स हैं ये शफल होंगे, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी पे ब्रैकेट है और दूसरी साइड पे पहले जो दो डिजिट्स हैं। अब इसमें तीन नंबर्स हैं, कोई भी सेट है उसके तीन डिजिट्स अगर लिए जाएं और उनकी जो एडिशन आपको पता है, पहले किसको सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अगर उस सेट के अंदर ये जो लॉ है ये होल्ड कर रहा है तो हम कहेंगे कि उसमें एसोसिएटिविटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करती है। और इसी तरीके से अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। तो ये हो गया हमारे पास थर्ड जो लॉ है विच इज एसोसिएटिव। अब हम मूव करते हैं अपना फोर्थ वाला केस और वो है आइडेंटिटी का केस, ठीक है। अब आइडेंटिटी भी दो तरीके से होगी, एडिशन के लिहाज से भी होगी, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी होगी। एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी ऐसी चीज होगी जिसको किसी भी नंबर में ऐड करें तो कोई फर्क ना पड़े उस वैल्यू पे। अब आपके ज़हन में एक ही डिजिट आता है और वो है 0, तो 0 आपकी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। अब हम किसी भी नंबर में, लेट्स से मैं एग्जांपल ही अगर दूं 1 प्लस 0 तो आंसर क्या आएगा, आंसर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये हमारे पास 0 जो होगी ये हमारी एडिटिव आइडेंटिटी होगी। एमसीक्यूज में ये पूछा जा सकता है। अब मल्टीप्लाई, कौन सा ऐसा डिजिट जिसको मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू पे कोई फर्क ना पड़े। अब कुछ स्टूडेंट इसका भी आंसर 0 ही कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो 1 इज कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि किसी भी डिजिट को हम 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 हमारी क्या कहलाती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाती है, ठीक है। अब लास्ट वन विच इज इनवर्स, ठीक है। अब इनवर्स की जो डेफिनेशन है इसको हम दो तरीके से समझते हैं। दो ऐसे नंबर जिनको ऐड करें तो आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आए तो वो एक दूसरे के इनवर्स होंगे, या दो ऐसे नंबर जिनको ऐड करने से आंसर 0 आए तो वो एक दूसरे का इनवर्स होंगे। अब बड़ा सिंपल है, सपोज मैं आपको कहूं कि 5 है। अब 5 में क्या चीज ऐड सब्ट्रैक्ट करें कि आंसर 0 आ जाए, तो आप कहेंगे कि -5। तो अब 5 का जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या है, -5। अब इन दोनों को मिल के आंसर क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि -5 का एडिटिव इनवर्स क्या है तो फिर आप कहेंगे +5, ठीक है, कि -5 के अंदर +5 अगर हम ऐड करेंगे तो वो मिल के आंसर को क्या देंगे, 0 देंगे। अब दूसरी साइड पे अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आए, यानी कि 1 आए, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल इसी 5 को ही कंसीडर करते हैं, 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आए, तो वो क्या होगा, वो होगा 1/5। 5 और 5 आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे तो आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। लेकिन वाइस वर्सा है कि 1/5 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो 5 होगा, ठीक है। तो
तो जो दो नंबर आपस में इस तरह मल्टीप्लाई हों कि आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या 1 आ जाएगा, तो वो दोनों जो डिजिट होंगे, दोनों जो नंबर्स होंगे, वो एक दूसरे का क्या होंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। तो ये था आज का हमारा यहाँ तक लेक्चर, जिसमें हमने नंबर्स, रियल नंबर्स, रैशनल, इर्रेशनल, उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री और आगे जो रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे बातचीत की है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ तक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे वो हम इससे जो आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ विद रिस्पेक्ट टू इनइक्वालिटीज़ हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं उससे रेलिवेंट आपकी जो पहली एक्सरसाइज है वो सॉल्व होगी, एक चीज़। और दूसरा, इससे रेलिवेंट जो MCQs हैं वो काफ़ी सारे पूछे जा सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ के हवाले से कोई एग्जाम्पल दी जा सकती है। तो इसलिए ये टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ तक आपने, अब आपका होम असाइनमेंट क्या है कि आपने एक तो इनसे रेलिवेंट एग्जाम्पल करनी है, जो इसके अंदर कुछ डिस्क्रिप्शन दी हुई है, कुछ हिस्ट्री दी हुई है, आपने उसको रीड आउट करना है। और तीसरी चीज़ कि अगर आगे वाला जो टॉपिक है उसकी कुछ आप रीड आउट कर आएंगे तो वो आपको नेक्स्ट उसमें समझना जो होगा वो आसान हो जाएगा। बेशक उसको सिर्फ एक दफ़ा पढ़ लें तो वो फिर आपके जहन में कुछ 5 से 10% आपके जहन में होगा। जब आप दोबारा से उसको रीड आउट करेंगे तो आपकी जो क्लियरेंस होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। और मज़ीद अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आता या उस टॉपिक से रेलिवेंट है, तो वो फिर जो आपका यूट्यूब का चैनल है उसके कमेंट सेक्शन में आप अपना जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। आई वुड आंसर यू एट द यूट्यूब चैनल। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।